अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के बाद वफाकी हुकूमत ने तहकीकाती कमीशन कायम कर दिया और ये साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी पर मुश्तमिल होगा और इसको 3-4 बड़े टास्क दिए गए हैं। नंबर 1, ये 60 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और इसको ये टास्क दिया गया है कि जजेस ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनकी तहकीकात करें कि क्या ये दुरुस्त हैं या गलत हैं। दूसरा, इस पे ये कहा गया कि इसमें ये देखा जाए कमीशन कि अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो फिर बराह रास्त इसमें कौन से एहलकार जो हैं वो मुलव्विस हैं, और फिर तीसरी बात जो है कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है वो कार्रवाई तजवीज़ की जाए। और एक जो इसको टास्क और दिया गया है वो ये है कि ये कमीशन सबको जिसको भी चाहेगा बुला सकेगा, लेकिन ये किसी और मामले की भी जांच पड़ताल कर सकेगा। ये जो किसी और मामले की जांच पड़ताल कर सकेगा ये बड़ा एक अहम मामला होगा। और काबीना के इजलास में जब इस मामले के ऊपर बहस की जा रही थी तो जो जजेस की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए उनकी नफ़ी की गई। कैबिनेट ने, अभी तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई हैं लेकिन नफ़ी की गई और इस ख़त को नामुनासिब करार दिया गया। ये बड़ी अहम चीज़ है, इस पर हम बात करेंगे आज। और हमें मारूफ कानूनदान अज़हर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक साहब। TORs बेसिक जो हैं सामने आए हैं और काबीना ने कुछ नामुनासिब भी करार दिया है इस खत को, तो इसको तसद्दुक़ साहब को, TORs को और काबीना की नापसंदीदगी को सामने रख कर आप क्या नतीजा निकाल रहे हैं जी कि इस कमीशन से हमें क्या हासिल होगा? देखिए, इससे कुछ नहीं होना। खालिद जमील साहब, ये काबीना कौन सी होती है जो नापसंदगी का इजहार करने का? इसका मतलब क्या है? फिर इसका मतलब है कि हुकूमत ने जो जज बनाया वो अपनी मर्जी का, वो जज वो माजरत के साथ, यानी वो जज जो कुलभूषण जाधव में क्या हाल कर सके थे पाकिस्तान के हवाले से, और इनके भाई जो हैं वो अमरीकी सफीर और पिछली निगरान हुकूमत में क्या रहे हैं, फिर इनके खानदान में जो लोग मेरा जिस्म मेरी मर्जी और उस तरह के एक लिबरल क्लास से एक ताल्लुक, तो ये एक एजेंडा समझ में आ रहा है कि अमरीकी टोटल छाए हुए हैं इस वक्त और इनसे कोई अच्छे की तवक्को नहीं है। ये नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होता है ना, बाकायदा इसका नोटिफाई करते हैं, इसको चैलेंज किया जाएगा ये अदलिया की आजादी में मुदाखलत है। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट कौन होता है? वो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट कहाँ से आ गया ये फैसला करने वाला? उनके पास कहाँ से इख्तियार आ गया? और वैसे भी हमने तो मुलाकात जो आपस में चीफ जस्टिस साहब ने की एक मुलाजिम वजीर आजम से, हमने तो उसको अच्छा नहीं समझा। ये जितना प्रोसेस है ना, ये सारा का सारा बदरीती पर अमली है। अभी अभी क्या लेके जाएंगे आप? आज जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने कह दिया कि उन्होंने 8 ऑर्डर जनरल कमर जावेद भाई साहब के हवाले से, उनके अपने ऑर्डर जुडिशियल ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब बात बड़ी वाज़ेह है। अब ये जस्टिस शौकत सिद्दीकी के कह देने के बाद तो बात सारी सामने आ गई है और उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई मैंने शुरू नहीं खुद नहीं की। तौहीन अदालत की कार्रवाई यहाँ आप बता दें, मैं अभी लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से आपको बताऊंगा कि यहाँ क्या हाल है, यहाँ यहाँ पर क्या चीजें, किस तरह चीजें कंप्रोमाइज है, वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। मैं जुबानी कलामी तो बात करने का आदी नहीं हूँ, मेरे पास सबूत अवेलेबल होते हैं। हम्म। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक डिप्टी कमिश्नर के अगेंस्ट जब तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की, कितना वक्त लगा, हम्म। और सस्पेंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कर दिया। कमाल हम्म। की बात है कि ये हम्म। सारा कुछ सामने आपके सामने रखते हुए अगर देखा जाए तो तौहीन अदालत की कार्रवाई में यहाँ क्या होना है? यहाँ कुछ नहीं होना। यहाँ जब तक वो जब दोपहर में ड्रामा देख रहा था PTV पे आया हुआ, और उसने जो कहानी उस वक्त 1995 में जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत के वक्त PTV ने ड्रामे में दिखाई थी सारी, वो कहानी जरा सामने रखकर देखें तो आपको अंदाजा तो हो अजहर जाए। साहब वो ड्रामा शायद पूरा चल भी नहीं सका था, शायद 1-2 किस्तों के बाद बंद भी हो गया था। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। 2 किस्तें चली थी और उसके बाद वो ड्रामा भी नहीं चल सका था, यानी हम्म। सच बता दिया था ना। तो हम्म। यहाँ अब इससे तो उम्मीद नहीं की जा सकती। और वैसे भी तसद्दुक जलानी, यानी वो जो पहले ही मुस्लिम लीग नून के करीब तरीन लोगों में से और पीपल्स पार्टी के करीब तरीन लोगों में से जाना जाता था। यानी हम तो इसे कंट्रोवर्शियल जज कहते थे, नाम जो मर्जी कह दें इसको। मैं तो, मुझे तो कई केसेस ऐसे याद भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूँ आपके सामने कि ये अब, और हाँ, ये जो है ना अदलिया में कामों में मुदाखलत, आप लाहौर हाई कोर्ट की मिसाल ले लें। आप लाहौर हाई कोर्ट में एक जज ने इस्तीफा दे दिया, हम्म। जैसे शाहिद जमील ने, इन्हीं बातों की वजह से। और यहाँ क्या है, यहाँ 5-6 जजेस ऐसे हैं जिनके पास ये सारे केसेस लगते हैं। अगर हम्म। उसके अलावा किसी के जज के पास केस लग गया, उसने कोई फैसला किया तो उसका रोस्टर ट्रांसफर हो गया, हम्म। या दूसरे, यानी आपने आपको पता है यहाँ लाहौर के बाद पिंडी चला जाए, भावलपुर चला जाए, मुल्तान चला जाए, और ये नॉर्मल रूटीन रही है। हम्म। मैं आपके सामने रख देता हूँ,
ये जो बल्ले का इंतखाबी निशान लेने वाला केस अगर देखें आप, तो ये 29 फरवरी का फैसला महफूज किया हुआ है हम्म। उस बेंच ने। हम्म। मैं उसके बाद एक और रिट लेकर गया, तो रिट उन्होंने कहा जी इकट्ठी है उसके साथ लगेगी और एक देखेंगे क्या होता है। उस दिन जज साहब छुट्टी पे चले गए। हम्म। उसके बाद मैंने एक और रिट फाइल की। उस रिट में मैंने सेक्शन 104 और रूल 94 ऑफ द इलेक्शन रूल्स चैलेंज किया। उसमें मैंने कहा कि ये और देखिए वो बड़ा अहम मामला है। ये इतना अहम मामला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर वो सेक्शन जिसके तहत बल्ले का निशान लिया गया वो कलअदम हो जाए और हम्म। वो सूबा पर अल्ट्रा वायरी है, तो हम्म। बात खत्म, मखसूस नशिस्तों का मसला भी खत्म हो जाता है। जब हम्म। दोबारा लेकर गया, हम्म। उन्होंने कहा जी अब ये दे के फैसला करते हैं। ना रिजर्व जजमेंट की ना लिखा, और मैंने फिर उसमें मुतफरक दरखास्तें दी कि ये केस लगाया जाए। वो जज साहब के पास चैम्बर में फाइल पड़ी है, ना रजिस्ट्रार ऑफिस जाके लगाता है। हम्म। रजिस्ट्रार ऑफिस को पूछने मैंने अर्जेंट एप्लीकेशन दी है ना, उसमें हाँ या ना करे, नहीं कर रहे यहाँ तक। अच्छा अजहर साहब, जो जजेस का ख़त था उसमें दो चीज़ें बड़ी अहम थी। एक तो उसमें इंडोर्समेंट नज़र आ रही है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहे हैं कि मैं डीजीसी से बात की है और वो यकीन दहानी करा रहे हैं आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो चीज़ें तो बहुत सारी ऐसी हैं कि जिसमें निशानदेही हो रही है कि ऐसा हो रहा था, नंबर वन। नंबर टू, जजेस की प्रेयर ये थी कि बाकी तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस को भी जुडिशल कन्वेंशन बुलाएं, सबसे पूछें कि क्या वहाँ पर भी ऐसा हो रहा है। इस्लामाबाद में तो हो रहा है ऐसा, और अगर वहां पर भी ऐसा हो रहा है तो फिर एक इज्तिमाई लाएअमल बनाए कि होना क्या चाहिए सारे मामले को टैकल करने के लिए। तो वो प्रेयर से हटकर ये मामला किसी और तरफ नहीं चला गया। खालिद जमील साहब, हमने इसीलिए चीफ जस्टिस की वजीर आजम से मुलाकात को अच्छा नहीं समझा। हमने समझा बिल्कुल गलत है, ये नहीं होनी चाहिए थी मुलाकात। यानी आप अदलिया की आजादी को कंप्रोमाइज करने की बात है ना। हम्म। और अगर किसी ने वो खत पढ़ा तो उन्होंने दो खतों का जिक्र किया, पहले एक मई में लिखा गया और एक फरवरी में लिखा गया। हम्म। और चीफ जस्टिस साहब को और ये क्यों जुडिशल कमीशन जुडिशल काउंसिल को लिखा गया। जजेस कंडक्ट जो है ना वो डील करते हैं आर्टिकल 209 सब आर्टिकल 8 हम्म। जुडिशल काउंसिल से रिलेट करते हैं। वो जजेस कंडक्ट को अगर आप देख लें, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने तो एडमिशन कर लिया, ये उनके खिलाफ भी कार्रवाई थी कि हम्म। उन्होंने वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, उन्होंने किया। इसमें तो जो अपना जुडिशल काउंसिल को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी कि उन्होंने ये सारा कुछ आने के बावजूद उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। इस हम्म। सारे मामले में जो ये मिसकंडक्ट के जिम्मे में भी आता है और हमारे जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन भी है। तो हम्म। इसी चीज को सामने अपने लाहौर हाईकोर्ट का बताया, इस तरह आपको सिंध हाईकोर्ट में और इसी तरह आपको पेशावर हाईकोर्ट में, इस तरह बलूचिस्तान हाईकोर्ट में बहुत सी चीजें मिलेंगी आपको हम्म। आज भी। और अगर ये करना भी था तो ये तो मेमो गेट की स्कैंडल की तर्ज पर एक कमीशन बनाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। उसको हम्म। 3 चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट्स के, वो हम्म। बैठे थे हम्म। और वो मंत्री अंजाम तक लेके आए थे। रिटायर्ड जज ने क्या करना है? रिटायर्ड जज तो एक मुलाजिम है, पेंशन पे पलने वाला आदमी होता है, उसने क्या करना है? हम्म। हमें बोकला बरादरी को बिल्कुल उम्मीद नहीं है और हम्म। इसीलिए हमें एक चेतावनी नहीं है, एक ना इंतबाह भी नहीं है। हमने आउटराइटली इस इंक्वायरी कमीशन को रिजेक्ट कर दिया है। जैसे मैंने कहा, मैं इसको चैलेंज करने जा रहा हूँ। इलावा जी हम हम्म। जो है वकला अच्छा तहरीक। अजहर साहब, एक ऐसे कमीशन को आप चैलेंज करेंगे जो बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि फुल कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेरा ख्याल है 14 जजेस हैं इस वक्त, तमाम के तमाम जज साहिबान तशरीफ़ फरमा थे। 2 दफ़ा उसकी मीटिंग हुई और उसके बाद फिर ये फैसला हुआ कि ये होना है। तो वो जहाँ पे 14 जजेस ने बैठकर ये फैसला किया हो कि अच्छा इसको इस तरीके से हैंडल किया जाए, तो फिर उसको कैसे वही कोर्ट कैसे नल एंड वाइड करार देगी। देखिए, पहली तो बात है कि फुल कोर्ट अगर हुआ है तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इजलास है। एडमिनिस्ट्रेटिव इजलास की कोई हैसियत नहीं है। वो अपने तय कर रहे हो सकता है कुछ गप्पे मारी हो सकता है वहाँ बहुत गर्मी सर्दी हुई है। मेरे तक तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन है ना कि वहाँ क्या क्या बातें हुई हैं और वहाँ। लेकिन सवाल बड़ा वाज़ेह है कि इस पे जुडिशियल वर्डिक्ट कोई नहीं है। हम्म। जुडिशियल वर्डिक्ट अगर कोई आया होता है इसके ऊपर, कमीशन बनाने के ऊपर, तो ये तो बात हो रही है। आप तो बात कर रहे हैं कि अदलिया की आजादी को आप इस तरह का यानी ये जुडिशियल कमीशन किस कैपेसिटी में बुलाएगा? हाजिर सर सर्व जज को वो नहीं बुला सकता, उसको कोई ताल्लुक नहीं है उसका, क्योंकि हम्म। ये मतलब हुकूमती हुकूमती मामला है या आप एग्जीक्यूटिव लेवल पर काम कर रहे हैं एक बहुत सीनियर से। हाँ, इसमें आप बुला लीजिएगा। आपने सीनियर आर्मी ऑफिसरान को बुलाना है तो आप बुला लीजिएगा, लेकिन आप जजेस को नहीं बुला सकते। जजेस को बुलाएंगे भी तो हम रेजिस्टेंस शो करेंगे इसके ऊपर। और हम इसके हवाले से ऐसे बता दिया कि हम लॉ एंड मूवमेंट की तरफ भी जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च की तरफ जाना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, हम अपनी अदलिया की आज़ादी के लिए जदोजहद जारी रखेंगे
अजहर साहब को थोड़ी आपको नहीं लगता कि कुछ वकला बरादरी थोड़ी सुस्त सी दिखाई दे रही है? पता नहीं रोज़े हो गए हैं या क्या वजह है कि मुझे याद है इफ्तिखार चौधरी केस के अंदर तो सबसे पहले पत्थर ही आपने उठाया था, कदम भी आपने उठाया था, बाकी तो बाद में लोग आए थे, सारे सियासी जमातें भी, हर कोई। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप तो खालिद जमील साहब उन दिनों हमारे साथ थे। मैं मीडिया एडवाइजर कोऑर्डिनेटर सुप्रीम कोर्ट बार के तौर पर लेके गए थे, हम्म, और दिन भी यही यही वाले दिन थे, जी हाँ, मार्च। मार्च था। देखे ना, यही दिन थे। और इन्हीं दिनों में हमने मूवमेंट शुरू की थी, और फर्क सिर्फ ये था कि उस वक्त रोजे नहीं थे। अब चूंकि रोजे का एक अमल दखल अपनी जगह पर मौजूद है, इसका एक असर भी है, इसका एक इम्पैक्ट भी पड़ना है, और वो अपनी जगह पर चीजें हैं। लेकिन हमें आपको बता दें कि हमारी वकला बरादरी की आपस में गुफ्तगू हुई है। उस वक्त भी बार काउंसिल और बार एसोसिएशन हमारे साथ मेजोरिटी नहीं थी। हम्म, आपको याद होगा, जी बिल्कुल। जॉइंट कमेटी बनी थी उस वक्त, अपना, और एतजाज अहसन ने लीड किया था, हामिद खान साहब, एक हमने बाकायदा, जो वोकला जो हमारी मेजोरिटी है ना, वो चाहती है कि अदलिया आज़ाद और खुद मुख्तार हो, हम्म, और आपको कंप्रोमाइज अदलिया सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये तो फिर आम आदमी, यानी हम तो देख रहे हैं ना, अरशद शरीफ वाले मामले में क्या हुआ, हम्म। हमने देख लिया इमरान रियाज के मामले में क्या। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात ही जारी रखेंगे। पाकिस्तान में जो इस वक्त एक बड़ी संगीन सी सूरत हाल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए। उसके नतीजे में वफाकी काबीना ने जो तहकीकाती कमीशन कायम करना था उसकी मंजूरी दे दी है। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक़ जिलानी साहब का नाम अप्रूव किया गया। अभी इसके TOR सामने आना है, और उसकी जब वो सामने आएंगे तो फिर बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी कि हुकूमत करना क्या चाह रही है सारे मामले के अंदर। इस वक्त हमें इसी मौजू के ऊपर बात करने के लिए कामरान खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पिछली 2-3 दिहाइयों के साथ सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग करते रहे हैं। अभी सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस के ऊपर हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में किस किस्म की एक्टिविटी होती हैं और किस किस्म के इन्फ्लुएंस होते हैं वो बड़ी करीब से इन्होंने देखे हुए हैं। कामरान, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। पहले तो ये बताएं कि तसद्दुक़ जिलानी साहब जब चीफ जस्टिस थे और जज भी थे, आपने इनको कवर किया हुआ है, बड़े अहम फैसले, बड़े अहम केसेस इनके सामने से गुजरे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस स्टेज के ऊपर जिस किस्म के इल्ज़ामात हैं, सर्विंग जजेस हैं सारे के सारे हाई कोर्ट के जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, और इससे पहले शौकत सिद्दीकी केस अभी रिसेंटली सेटल डाउन हुआ, उसके अंदर फैसला आया, और वो भी इल्ज़ामात आलमोस्ट इसी किस्म के थे जो अभी लगाए गए हैं। तो ये कमीशन कितना पावरफुल होगा और किस हद तक जो है कि वो मतलूबा नताइज या उस गहराई तक पहुंच सके जो इस सारे के सारे मामले में दरकार है, तकाजे हैं कि वहां तक पहुंचना चाहिए? शुक्रिया खालिद जमील साहब। सबसे पहली बात तो ये कि तसद्दुक़ जिलानी साहब जो अब अपॉइंट हो गए हैं इंक्वायरी कमीशन के सरबराह, वो ना भी होते तो कोई और भी जज होता, इनसे ज्यादा बेहतर रेपुटेशन वाला भी, तो तब भी जो है वो उनके ऊपर उंगलियां जो है वो आनी चाहिए, उठनी थी। उसकी वजह यह है कि ये कमीशन, इंक्वायरी कमीशन जिस मकसद की इंक्वायरी के लिए बनाया गया है, वो जो मैंडेट इसको मिलेगा, यानी जो टास्क इसको मिलेगा, वो बहुत सेंसिटिव है। बाकी इसमें देखिए, ये होना तो ये चाहिए था कि ये वाले मामला जो हैं, ये होता ये कि इसमें चीफ जस्टिस को चूंकि एड्रेस किया गया था, वो खत, यानी 6 जज साहिबान ने चीफ जस्टिस को एड्रेस किया, क्योंकि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह हैं। तो एक तरह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में या तो इसको टेक अप करते, लेकिन फिर उसमें ये आ रहा था, ज्यूरिसडिक्शन का वाला मामला आ रहा था कि ये जजेस के कंडक्ट से मुताल्लिक बात नहीं है, ये तो जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो रहा है उन लोगों के कंटेक्ट की बात है। तो इसलिए इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं, बल्कि शायद सुप्रीम कोर्ट में सुना जा सकता था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर कोई आज खुद कार्रवाई भी नहीं की, कोई नोटिस भी नहीं लिया, और इसके ऊपर न सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होती, बल्कि उन्होंने तो लार्जर बेंच छोड़ के कहा यह जा रहा था कि फुल कोर्ट शायद तश्कील दे दिया जाए, क्योंकि मामले की हसासियत जो होती है, जो मामला है वो कितना सीरियस है, उसी नौयत को देखते हुए बेंचेस जो हैं वो तश्कील दिए जाते हैं, लार्जर बेंच बनाया जाता है, फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान शामिल होते हैं। तो
ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो एक और फिर एक तासुर ये भी मिला कि जब इनकी मीटिंग हुई थी चीफ जस्टिस की जो हमारे वजीर आजम के साथ, यानी वजीर आजम जो जाके मिले थे चीफ जस्टिस से, उसमें दोनों तरफ से ये इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि जी इसको सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुनना चाहिए, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भी नहीं सुनना चाहिए, बल्कि इसके लिए एक कमीशन बना देना चाहिए, इंक्वायरी कमीशन। अच्छा, अब तो देखिए कि ये जुडिशियल कमीशन भी नहीं है, यानी ये जुडिशियल कमीशन वो होता है जो हाजिर सर्विस जज के सरबराही में हो और उसको तमाम जुडिशियल पावर्स जो हैं, यानी कि जो एक हाजिर सर्विस जज को हासिल होती हैं, वो उस कमीशन को हासिल होती हैं। आप ये इंक्वायरी कमीशन के तहत बनाए गए कमीशन को आप जितना मर्जी पावरफुल बना दें, ये कभी भी उतना ताकतवर नहीं हो सकता, उतना बाख्तियार नहीं होगा जितना कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, हाजिर सर्विस जज होता है। अच्छा, इसके बाज अलावा एक जी चलें, बात कर लें आप। खाली से मैं कह रहा हूं कि जो ये हमारे यहाँ इंक्वायरी कमीशन जितने बने हुए हैं, आपके पास तो वो जो कहते हैं ना, वो उंगलियों पे आप गिन सकते हैं, एक पूरी फहरिस्त है जो आज तक जितने कमीशंस बने हैं और वो कितने नतीजा खेज साबित हुए हैं। उन कमीशन, हमूद रहमान कमीशन से आप शुरू हो जाइए और आज तक जितने भी कमीशन बने हैं उनको बेशक आप अरशद शरीफ कमीशन तक ले जाएं, इस सारे अरसे में जितने कमीशन अभी तक बने हैं उनका क्या रिजल्ट निकला है, उनकी रिपोर्ट्स आई हैं, उन्होंने कंक्लूजन्स अपने दिए हैं, रिकमेंडेशंस दी हैं, लेकिन कोई भी जिस मकसद के लिए वो बनाया गया कमीशन, जो भी कमीशन जिस मकसद के लिए बनाया गया, वो मकसद कभी भी पूरा नहीं हुआ। तो यहां जो इस वक्त मकसद आपके सामने है, द प्रॉब्लम विच इज इन योर हैंड, इस वक्त जिसको आपने फेस कर रहे हैं, वो है यहाँ पर हसास नौयत का है कि जी बैरूनी मदाखलत हो रही है, एजेंसीज की मदाखलत हो रही है, एग्जेक्टिव की मदाखलत हो रही है, जज जो है वो खुद शिकायत कर रहे हैं। तो ये वाला मामला जो है, ये अगर आप एक इंक्वायरी कमीशन के जरिए एक यक रुकनी जो है वो कमीशन से करवाएंगे, तो वो आपको पहले ही समझ लेना चाहिए कि इसका कोई ये समर आवर नहीं होगा, बार आवर नहीं होगा, और ये बस कमीशन फॉर द सेक ऑफ कमीशन और इंक्वायरी फॉर द सेक ऑफ इंक्वायरी ही होगी। ये हमें बात पहले से समझ आ जानी चाहिए। जो हम ये बात करते हैं कि क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तमाम इदारे, तमाम अफराद या तमाम शहरी जो हैं कि वो आइन और कानून के ज़ेरे असर हैं, उसके ऊपर बालादस्त नहीं है, तो क्या ये समझा जाए कि हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी से जान छुड़वाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि आज जो ज़राए से ख़बरें चलवाई गई वो कि कैबिनेट मीटिंग में जहाँ एक तरफ इंक्वायरी कमीशन बनाया जा रहा था, वहाँ ज़राए से ख़बरें ये भी आ रही थी हुकूमती हल्कों की तरफ से जी कि कैबिनेट ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। तो अब अगर इंक्वायरी होनी है, चीज़ें खुल के सामने आनी है, हुआ नहीं हुआ, उससे पहले कैबिनेट इसको मुस्तरद भी कर रही है, तो ये इसको कैसे देख रहे हैं आप? खाली सब वही बात है जो मैंने अभी की कि ये एक, इसको वो जो कहते हैं ना, टू पुट ऑन द बैक बर्नर, एक चीज को सर्द खाने में जब डाल देना हो तो उसके लिए ही कमीशन बनाया जाता है। आपके जो वक्ती तौर पे जो सेंटिमेंट्स होते हैं, जो उससे जुड़े हुए उस इशू से मुतालिक, उनको जब दबाना हो, उस इशू को जो है वो सर्द खाने में डालना हो और उस पर टाइम टेकिंग टैक्टिक्स जो है वो आपने उनको अप्लाई करना हो, वैसी सूरत में सबसे बेहतरीन काम ये होता है कि जी एक कमीशन जो है वो तश्कील दे दिया जाए और उस कमीशन को फिर आपने अभी देखिए इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो कुछ सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि उनको 2 महीने की मुद्दत दी जाएगी, 60 दिन का उनको टाइम दिया जाएगा और वो बाख्तियार होंगे, किसी को भी तलब कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ये बिल्कुल टर्म्स ऑफ रेफरेंस में होंगी और इससे पहले भी जितने कमीशन बनते रहे हैं उनमें भी थी। वो तमाम के तमाम बाख्तियार कमीशन थे, उनको भी जो है वो जो जिसे कहते हैं ना कि मुकम्मल तौर पर इख्तियार दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद आप मतलब ये हिस्ट्री है जनाब खालिद साहब कि ये हिस्ट्री है हमारी कि कोई यहाँ पर वो जुडिशियल कमीशन हो या इंक्वायरी कमीशन हो, वो कभी भी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता। और ये खदशा हमें भी है, मैं और आप और हम जैसे जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने इन सारी चीजों को हम पहले कवर करते आए हैं, बेशुमार कमीशंस की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो हमने कवर की हैं। तो ये कभी भी ये वाले इस किस्म के और इतने हसास नौयत के मामला के जहां पर जजेस जो हैं वो कंप्लेनेंट हैं और जो रिस्पोंडेंट हैं या जो इनके खिलाफ कंप्लेंट हो रही है वो हमारी सीक्रेट एजेंसीज हैं, तो इस चीज को देखना चाहिए, मामले की हसासियत को देखना चाहिए, फिर उसको उसी अंदाज में डील करना चाहिए। अच्छा कामरान, अगर हम 2020 में जाएं, 4 साल पीछे, अक्टूबर में आपको याद होगा कि कैप्टन सफदर मज़ार कायद पर गए थे अपने कुछ साथियों के हमरा, वहाँ नारेबाजी हुई थी, एक वहाँ पे FIR दर्ज हुई और फिर जिस अंदाज में उनकी गिरफ्तारी हुई उसके ऊपर बड़ा शोर मचा था।
उस वक़्त इदारों ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंक्वायरी की और फिर रेंजर्स और आईएसआई के जो एहलकार थे कराची के, उनको ट्रांसफ़र भी किया गया, उनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई भी हुई। तो अगर इदारे ख़ुद इस स्टेज के ऊपर क्या रियलाइज़ नहीं कर रहे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और अभी हमने इलेक्शन के बाद कमिश्नर रावलपिंडी का स्टेटमेंट देखा, फिर वो अभी 1.5 माह हो चुके हैं, वो लापता है, नहीं मालूम वो किधर है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और अभी ये मामला जो सामने आया, तो क्या ये इस वक्त इदारों के अंदर भी वो जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है वो ख़त्म हो चुकी है कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई है? जाहिर है जी, आप जब अपने जो अपनी हदूद हैं उनसे बाहर निकलेंगे, व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ योर जुरिस्डिक्शन, तो फिर खराबी जो है वो पैदा होती है। और ये जो शिकायत है ये इसी से है कि जी इदारे जो हैं वो रियासती इदारे वो अपनी हदूद से बाहर निकल रहे हैं, जो उनका मैंडेट नहीं है वो उस मैंडेट पे काम कर रहे हैं। तो इसमें खालिद साहब क्या कहा जा सकता है, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं आपको आप ही के साथ एक बार हमने वो जब साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और एक 5 रुकनी बेंच जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे की सरबराही में इस केस की समाअत कर रहा था, तो मुझे याद है उस प्रोसीडिंग के दौरान एक हुक्मनामा जारी किया गया था जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे की जानिब से, जिसमें कहा गया था कि ये जितने भी यहाँ पर बगिंग जो डिवाइसेस। नॉन कंसर्न्ड है लोग, उनकी दाखिला जो है वो बंद होगा, और जितनी बगिंग डिवाइसेस यहाँ पर अगर कोई लगी हुई हैं तो उसको ट्रेस किया जाएगा। और उसमें उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि ये इसको डिबग किया जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो ऑफिसेज हैं उनको डिबग किया जाए। यानी तो उसमें हुआ फिर ये था खालिद साहब कि आपको पास भी बाद में रिपोर्ट आई होगी कि वो जो डिबग करने के लिए आए थे उन्होंने फिर पता ये चला कि जी उन्होंने मजीद जो है वो बगिंग डिवाइसेस जो है ना जहां नहीं भी लग रही थी, क्योंकि उनको एक्सेस मिल गई थी ऐसी जगह जाने के लिए, तो उन्होंने फिर वो मजीद बगिंग डिवाइसेस जो है शायद वहां पर जो है ना वो शायद वो उसी किया किस्म है। के हालात का नतीजा ये था कि अब उनके घरों की वीडियोस भी जो है कि जजेस खुद खत में कह रहे हैं कि हमारे घरों तक कैमरे आ गए हैं। जी जाहिर है दफ्तर के बाद फिर घर का ही नंबर आता है। अल्लाह ताला महफूज रखे जी। अच्छा, ये सारी सिचुएशन जो बन गई है कि अभी बहुत से कमीशंस आए, उनकी रिकमेंडेशंस आई, और इसी किस्म के हालात में पहले सियासी जमातों के मामला थे, असगर खान केस भी आपने कवर किया, इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया, लेकिन उसके ऊपर बदकिस्मती से अमल नहीं हो सका। वहाँ भी सियासी मुदाखलत और ये तमाम तर मामला इसी किस्म के थे। एक्यूज़ड वही था जो आज एक्यूज़ड है। फिर हमें जर्नलिस्टों के कुछ इश्यूज़ देखे हैं, चाहे वो हामिद मीर केस हो या सलीम शहजाद केस हो, उसमें कमीशन भी बने, और उनकी सलीम शहजाद कमीशन के अंदर भी वो सर्विंग जज थे सारे जो कमीशन बने थे, और उन्होंने भी कुछ मैकेनिज़्म कहा था कि डेवलप करें ताकि एक वर्किंग रिलेशन भी हो और एक हॉस्टाइल जो सिचुएशन है वो ख़त्म हो। और फिर हामिद मीर कमीशन में ये कहा गया कि सलीम शहजाद कमीशन की सिफारशात और मैकेनिज़्म पे अमल नहीं किया गया, तो आज हालात इसलिए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये कमीशन भी जो है कि अपनी रिकमेंडेशंस तो बना लेगा, शायद किसी नतीजे पे पहुँच भी जाए, लेकिन उसके आगे क्या होगा? खालिद साहब, एक ना यहाँ पर पुलिस में इस्लाहात के लिए मैं एक मिसाल दे रहा जी। हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट को काबू करने के लिए वहां पर था कि जी बहुत इस्लाहात की जरूरत है। तो वहां पर उसमें भी एक दौर में एक कमीशन बनाया गया जो पुलिस डिपार्टमेंट में इस्लाहात जो है वो उसने वो प्रपोज करनी थी। तो पता ये चला कि जी इसमें इस पुलिस इस्लाहात के लिए यानी पुलिस को ठीक करने के लिए कोई 10-12 कमीशन जो हैं वो बन चुके थे पुलिस महकमे को ठीक करने के लिए, और एक कमीशन जो है वो इस वजह से बनाया गया जो ये देखेगा कि जी पिछले जो कमीशन बने हुए थे उनकी रिपोर्ट पर अमल क्यों नहीं हो सका। तो तो ये सूरत हाल है यहाँ पर। आपका मतलब है आपके सामने, और ये तारीखी हकाइक हैं, तारीख में ये सारी चीजें मौजूद हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये हमारे हकाइक हैं, हमारे तारीखी औराक हैं जहां पर ये चीजें दर्ज हैं सारी, कि हमने इससे पहले जब भी कमीशन का वो हुआ है यानी कमीशन बनाने का ऐलान हुआ है या फैसला हुआ है, तो उसका मकसद यही होता है कि पहला मकसद उसका बुनियादी यही होता है कि इस मामले के ऊपर मिट्टी डाली जाए, इसको बैक बर्नर पे डाल दिया जाए, इसमें जब एक वक्ती तौर पे एक टाइम लगेगा उसके बाद फिर ये देखें आप, मैं एक और मिसाल देने दीजिए मुझे यहाँ पर मेमो कमीशन की। आपने देखा होगा कि वो मेमो कमीशन मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि इसके सरबराह जो थे काजी वो साहब खुद हमारे थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा थे। उस वक्त वो बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो
उस कमीशन में आपने देखा कि वो उसकी पूरी रिपोर्ट जो है प्रोसीडिंग हुई, उसमें चलती रही और फिर एक पूरी किताब जो है वो मुरतब हुई थी। और वो किताब मुरतब होने के बाद उसमें से पता ये चला था कि जी उसमें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही फिक्स नहीं हो रही। कुछ भी नहीं निकल सका कि जी हाँ मेमो जो है वो क्या था, ये क्या नहीं था। हालांकि उसके ऊपर उसकी ग्रेविटी ये थी कि उसको बना। अच्छा, फिर एक और चीज आपको भी याद होगा, सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस रिटायर्ड जमशेद अली की सरबराही में एक वो जो ये था ना कर्जा माफी केस, इसके ऊपर जो है वो एक कमीशन बना था। और खालिद साहब हमें याद है कि उसकी जो रिपोर्ट थी वो जस्ती संदूक जो होते हैं ना, ये जो जस्ती चादरों के बने हुए संदूक होते हैं, वो तकरीबन कोई 7-8 संदूक थे जो कि सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए जिस दिन ये रिपोर्ट जो है वो पेश हुई थी, यानी रिपोर्ट जमा कराई लेकिन गई उसका थी। अमल नहीं हुआ। आज मुझे बताइए कि जी वो कौन सा कर्जा माफ हुआ है और किसका कर्जा वापस हुआ है और कौमी खजाने से लूटी हुई रकम जो है वो कहाँ गई। तो ये सारी कागजी कार्रवाइयां जनाब, चल आप चले इस क्या उम्मीद के साथ कमान आपका शुक्रिया अदा करते हैं, इस नोट और उम्मीद के साथ कि शायद इस कोई ऐसा काम हो जाए कि हम आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएं, रेदर देन कि हम उस दायरे के अंदर ही घूमते रहें और हर चंद सालों महीनों के बाद इल्ज़ाम तराशी लगाते रहें, लेकिन हल ना निकालें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो पाकिस्तान की कुछ सिक्योरिटी इशूज़, खारजा पॉलिसी और जो सी पैक के मनसूबों से मुतल्लिक तशवीश पाई जा रही है इस वक्त इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में भी, उनके ऊपर बातचीत करेंगे। सर हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में जहाँ हमने एक तरफ बात की पाकिस्तान के कुछ सियासी और आइनी बहरान के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान को कुछ सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं जो पाकिस्तान की बराह रास्त जो स्ट्रेटजिक तल्लुकात हैं चाइना के साथ, ईरान के साथ और इवन अफगानिस्तान के साथ, उनके साथ भी जुड़े हुए हैं और फिर पाकिस्तान की माशी तरक्की उनके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन इस वक्त जो सिक्योरिटी मामला, दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात ने सी पैक के कुछ मनसूबों को न सिर्फ मुतासिर किया है बल्कि अभी रिसेंटली 3-4 बड़े अहम प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर काम रुका है। दूसरी तरफ जो वाशिंगटन में इस वक्त सोच पाई जाती है, और रिसेंटली हमने जो कांग्रेस की फॉरेन रिलेशन कमेटी की एक हेयरिंग देखी और पाकिस्तान में बड़ा चर्चा हुआ उसका, क्योंकि डोनाल्ड लू की वो एक प्रेजेंटेशन थी पाकिस्तान के हवाले से, इलेक्शन और उसके बाद का पाकिस्तान, उसमें सी पैक, चाइना के साथ तल्लुकात, ईरान और गैस पाइपलाइन और इवन अफगानिस्तान का इशू जिस अंदाज में डिस्कस हुआ और जो अगेन जो वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी तशवीशनाक थी। तो इस सूरत हाल में हम बातचीत करेंगे और हमें सीनियर सफारतकार रही पाकिस्तान की मोहतरमा नगमाना हाशमी साहबा ज्वाइन कर रही हैं, जो चीन में भी पाकिस्तान की सफ़ीर रही हैं, यूरोपीय यूनियन में भी और आयरलैंड और दीगर ममालिक में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती रही हैं। बहुत शुक्रिया मैडम। और बुनियादी सवाल इस वक्त जो है कि अभी इलेक्शन के बाद पाकिस्तान ने बहुत सिमत तयन करनी है, पॉलिटिकली भी, आपको इकनॉमिकली भी, डिप्लोमेटिकली भी बहुत से चैलेंजेस हमें दरपेश हैं। लेकिन इस हुकूमत के स्टार्ट पर ही जिस किस्म के दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, फिर सी पैक मनसूबे जो इम्पैक्ट उनके ऊपर आया, और अभी पाकिस्तान की लीडरशिप तो बड़ी कोशिश कर रही है कि चाइना के साथ इंगेजमेंट की, और सफारत खाने में आलमोस्ट तमाम हमारे लीडर्स गए हैं हुकूमती शख्सियात, लेकिन ये तारीख में हमने नहीं देखा था कि इस अंदाज के अंदर चाइनीज़ प्रोजेक्ट बार बार रुक रहे हों जो अभी कुछ अरसे से हमें नज़र आ रहा है। इस तनाजुर में अब आगे आने वाले जो माह साल होंगे और जो चैलेंजेस हैं उनको आप किस अंदाज में देख रही हैं, और पाकिस्तान को भी यहाँ पे बड़े अहम जो फैसले करने हैं वो क्या होने चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। आपने अपने इंट्रोडक्शन में काफ़ी सारे सवालात एक ही स्टेटमेंट में मुझसे कर लिए हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि एक एक करके आपको सब चीज़ों का जवाब दे सकूं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो टेररिस्ट अटैक्स आजकल हो रहे हैं, इनको आप स्टैंड अलोन नहीं या आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं देख सकते। ये एक बहुत अरसे से, जब से हमने ये मुआहदा किया चीन के साथ, आप देखें 10 साल में बहुत ज़्यादा दफ़ा चीनी वर्कर्स पे अटैक हुआ है। बड़े एक स्पेस्ड आउट तरीके से उन्होंने
थोड़े थोड़े अरसे के बाद यहाँ जो चीनी बाशिंदे हैं उनको निशाना बनाया है। उससे पहले भी जब अर्ली 2000s में भी आप देखें तो 3-4 दफा चीनी वर्कर्स को, बाशिंदों को यहाँ पे निशाना बनाया गया। तो ये एक बड़ी सोची समझी एक स्ट्रेटजी के मुताबिक ये लोग इस तरह के हमले करते हैं। उसमें आप किसी एक आदमी को या एक किसी एलिमेंट को नहीं पॉइंट आउट कर सकते, क्योंकि इसमें ये जो सीपैक है खास तौर पे और पाकिस्तान चाइना के रिलेशनशिप जो अब इस वक्त है, वो दुनिया एक ऐसे फ्लक्स से गुजर रही है और ऐसी चेंजेस आ रही हैं कि उसमें ये रिलेशनशिप बहुत अहमियत की हामिल हो जाती है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो ट्रूली स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो तो देखिए चाइना के साथ है। और इस वक्त चाइना के ताल्लुकात ना हिंदुस्तान से उस तरह स्ट्रेटेजिकली ठीक है, और अमेरिका के साथ तो आपको पता ही है कि कॉन्फ्रंट्रेशन भी चल रही है, कंपटीशन भी चल रहा है। और BRI और सीपैक के तो अमेरिका और उसके जो एलाइज हैं यूरोप में खास तौर पे, वो बहुत ही ज्यादा खिलाफ है। और मुस्तकिल जब से BRI शुरू हुआ है, बड़ा एक इंटरनेशनल कैंपेन इसके खिलाफ चल रहा है। और समझने की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि BRI की सारी कनेक्टिविटी जो उनके बाकी 6 कॉरिडोर्स हैं वो ईस्ट वेस्ट हैं, और सिर्फ ये एक कॉरिडोर है जो ना के बायलैटरल है, बिकॉज बाकी में 2 से ज्यादा ममालिक शामिल हैं। ये सिर्फ एक वाहिद कॉरिडोर है सीपैक का जिसमें सिर्फ 2 ममालिक शामिल है, चीन और पाकिस्तान, सो ये बायलैटरल। और ये सिर्फ वो कनेक्टिविटी जो है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो आप ऐसे समझ लें कि जैसे बेल्ट होती है तो उसका बकल बीच में होता है। तो ये इन सारे कॉरिडोर्स को कनेक्ट, BRI के कॉरिडोर्स को कनेक्ट करने के लिए एक बकल की हैसियत रखता है। तो जाहिर सी बात है कि इसके बगैर सीपैक, BRI भी उतनी कामयाब नहीं हो सकती। जो डिस्टेंस कट करने की बात है, ट्रेड बढ़ाने की बात है, उसमें इसका बड़ा कलीदी किरदार है। तो जब पूरा वेस्ट इस प्रोजेक्ट के भी खिलाफ है, चीन के भी खिलाफ है, वो नहीं चाहता कि चीन उस तरह उभर के आ जाए जैसे वो जिस तरफ वो जा रहा है। उनका हमेशा ये अच्छा, इसमें एक चीज जो इस स्टेज पे एक सवाल मेरे ज़हन में ये पैदा आ रहा है कि पाकिस्तान को एक तरफ इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना है कि हम IMF, वर्ल्ड बैंक और इवन जो हमारी ट्रेड है वो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ हम बड़े डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर इस सारे मामले के अंदर। और अगर वो एक तरफ हमें वहाँ पे इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं करते तो हमें जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है और जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो हमारे लिए ख़तरा बन सकती है। और उनकी डिमांड्स जो हैं वो चाइना के हवाले से, अभी जो रिसेंटली मैंने जिसका हवाला भी दिया अमेरिकी कांग्रेस कमेटी में जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प का स्टेटमेंट था, उनकी डिमांड्स तो बड़ी क्लियर हैं। तो फिर हम एक तरफ वो मामला, दूसरी तरफ हमारे लिए ये स्ट्रैटेजिक बड़ी इंपॉर्टेंस है जो आप बता रही हैं। तो हम एक ऐसे दोराए पे इस वक्त खड़े हैं तो जहाँ पे एक चीज़ का हम इंतखाब करते हैं तो दूसरा हमारे हाथ से निकलता है। हमें दोनों चीज़ों को साथ लेके क्या अपनी पॉलिसीज़ या स्ट्रेटजी बनानी होगी कि हम कामयाबी से इस चैलेंज से आजमा हो सकें। देखिए, एक तो हमें ये बहुत बड़ी गलत फहमी है और आम लोगों को कि शायद पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है या पाकिस्तान का जो एक स्ट्रेटेजिक विजन है वो शायद ऐसे ही नी जर्क रिएक्शन पे चलता है। ऐसा नहीं है। जो हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस भी हैं, जो हमारे और इदारे भी हैं और फॉरेन ऑफिस भी है, उनको इस बात का बहुत अच्छी तरह इदराक है और उन्होंने प्रैक्टिकली ये करके भी दिखाया है कि हमने हमेशा बड़ी बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी अपनी रखी है। क्यों कि अगर हम बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी ना रखते तो शायद आज हम न्यूक्लियर पावर भी ना होते, शायद आज हमारे चीन से उस तरह के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात नहीं होते। तो हमने जहां हमारा क्रंच आता है, जहां हमारा वाकई नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती हमें नजर आती है, तो हम स्टैंड लेते हैं। देखिए, हमने कोरियन वॉर में हमें बहुत अमेरिका ने कहा कि अपने ट्रूप भेजे, हम उनके एलाइज थे उस वक्त, सीटो सेंटो में थे, लेकिन हमने नहीं भेजे। क्यों कि हो सकता था कि उस वॉर में हमारे फौजियों का
के सामने चीनी फौजी होते। तो इसलिए हमने अपना स्टैंड लिया। हमने देखिए यमन पे स्टैंड लिया, हमने न्यूक्लियर जो अपनी कैपेबिलिटी बनाई, उसमें हमें कहा गया था कि जी यू विल हैव टू पे अ वेरी हैवी प्राइस, लेकिन हमने फिर भी स्टैंड लिया। तो और ये भी बात दूसरी कौमों को भी बहुत अच्छी तरह मालूम है, उसमें कोई नाम लेने में हर्ज नहीं है कि अमेरिका और वेस्ट को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि जैसे इंडिया का एक खास रिलेशनशिप था सोवियत यूनियन रशिया के साथ, अब रशिया के साथ है, उसी तरह चाहे वो उनके जितने मर्जी स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रशिया तो इंडिया का एटीट्यूड डिफरेंट होता है। आपने अभी भी देखा है, यूक्रेन वॉर में भी देखा है, ब्रिक्स में भी देखा है, हर चीज में आपको नजर आता है। इसी तरह उनको इस बात का बहुत अच्छी तरह इदराक है कि जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान का चीन के साथ एक ताल्लुकात का जो वो है स्टेटस है, उसे वो नहीं कॉम्प्रोमाइज करेगा। और ये नहीं हो सकता, कोई भी कौम आपको इस तरह चूज करने के लिए नहीं कहेगी, आपको चीजों को बैलेंस करना होता है। आखिरी एक सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा कि हमारे पास, मैं आपको जी एक और बात कहती चलूं, और ये चीन को भी इस बात का इदराक है कि पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी बैलेंस रखनी पड़ेगी, और वो हमें कभी नहीं कहता कि जी आप चूज करें। और चीन को इस बात का भी बिल्कुल इदराक है कि हाँ, टेररिस्ट अटैक होते हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन ये वो लोग ये चीजें कर रहे हैं जो पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ है। वो आम ये बात होती है कि जी पाकिस्तान और चीन को ये बात पता है कि अगर पाकिस्तान हर्ट होता है तो चीन को इफेक्ट होता है, और अगर चीन हर्ट होता है तो पाकिस्तान को इफेक्ट होता है। तो देखिए, ये अब जब तक ये फ्लक्स में दुनिया है, और अगले 30 साल तक जब तक चीन पूरी तरह उभर के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बन के सामने नहीं आ जाता, ये हमें बहुत एहतियात से, बहुत केयरफुली, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपना नेशनल इंटरेस्ट अपने सामने वो देखना होगा। अच्छा, एक आखिरी चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने लेटर भेजा है प्राइम मिनिस्टर को, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, उसमें जो एक तो ख्याल किया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान अमेरिका के तल्लुकात के अंदर सदमोरी सी है, और इस लेटर को आप, इसकी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, आप देख रही हैं, तो इसके नतीजे में पाक अमेरिका तल्लुकात को आप कैसे देख रही हैं आगे, पॉलिटिकली भी और वैसे भी? देखिए, ये इतना सिंपल नहीं है पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात। इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी दौर आता है कि उसे हमारी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आजकल जिस तरह का दौर चल रहा है, उसमें यकीनन पाकिस्तान उनके लिए अहमियत का हामिल है। वो चाहेंगे कि पाकिस्तान को वो चीन से वीन ऑफ कराएं, वो चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो इस कंपटीशन में अगर चीन के खिलाफ नहीं तो उसको न्यूट्रल करने की वो कोशिश करेंगे। उनको अफगानिस्तान में भी हमारी ज़रूरत है, तो और बहुत सारे चीज़ों में। लेकिन इसमें हमने जो देखना है, हमने देखना है कि जी हम पहले तो अपना घर संभालें और खुद अपनी स्ट्रेंथ जो है, अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाए, और वो जो फंडामेंटल हमने अपनी चेंजेस करनी है ताकि हम दोबारा ट्रैक्स पे आ सके, तो वो करें। क्योंकि देखिए, चाहे जितना मर्जी हमारी लोकेशन अच्छी हो, चाहे जितना मर्जी हमारे पास एटॉमिक पावर हो, हमने ये देखना है कि लोग हमारे लिए क्या कर सकते हैं और हमारी क्या वैल्यू, क्या हमारी न्यूट्रल वैल्यू रहेगी? नहीं, हमारी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। और किसी भी नेशन की पॉजिटिव वैल्यू उस वक्त तक नहीं होती जब तक वो अपने पांव पे खड़ी नहीं होती। आपने ट्रेड का जिक्र किया, तो देखिए चीन के साथ तो हर एक की बैलेंस ऑफ ट्रेड उनके फेवर में, उससे तो मुकाबला नहीं किया जा सकता। जहां तक हमारा मसला है, तो वो भी इंटरनल आपके मसाइल की वजह से मसला है ना, कि क्यों हम इतना कम प्रोड्यूस करते हैं कि सिर्फ 2 रीजन्स को बेच सकते हैं, और वो भी उस हालत में कि वो हमें बहुत ज्यादा कंसेशंस दे रहे हैं, जो हमने बड़ी मिन्नतें समझते करके उनसे लिए हैं। तो हमें ये देखना है कि आप
बाकी दुनिया से कैसे ट्रेड करेंगे? आपके 10 एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं, 7 उनमें से कॉटन बेस्ड है, कॉटन आपकी खराब हुई हुई है, आप बाहर से कॉटन मंगा के टेक्सटाइल बना के बेचते हैं, राइस आपका अब कंपेटिटिव नहीं रहा, तो आपको अपना इनोवेशन, पहले अपना घर आप अपना घर सीधा करना होगा, इनोवेशन करनी होगी, एक्सपोर्टेबल करेंगे, चीज़ें ठीक करेंगे तो हाँ। डाइवर्सिटी भी लाएंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया। मैडम नगमाना हाशमी से बातचीत कर रही थी। और इस वक्त जो पाकिस्तान जो रीजनल इस वक्त इशूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, जिसके नतीजे में सी पैक, ईरान, अफगानिस्तान तल्लुकात हमारे सारे हम जिस दोराए पे खड़े हैं वहाँ पे पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस पर बात कर रहे थे। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।